हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैसा नहीं देने, इन्होंने अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए कर दिया कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर और अंदर से बजट काट देंगे। ये जाएंगे सऊदी अरब तो मस्जिद का फोटो लेके जाएंगे, बजट काट देंगे। द इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका है, उसने ये कहा कि ये फ्लॉट डेमोक्रेसी हो गई है, चूचू का मुरब्बा, जहां डेमोक्रेसी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अपनाया जाता है। करप्शन के जरिया अदालती कार्रवाई को रोकने की कोशिश हो रही है। देश के बौद्धों ने, देश के सिखों ने, देश के पारसियों ने, देश के जैनियों ने, देश के मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आपने 38% बजट कम कर दिया? बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया। जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि समाज के कल्याण, तरक्की के सारे मामले हाउस में डिस्कस होते हैं। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं जिस स्टेट में हूँ, जिस राज्य में हूँ, वहाँ के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जमहूरियत में मुकम्मल यकीन रखते हैं और जो लोकतंत्र की जितने अक़दार, जितने वैल्यूज़ हो सकते हैं, उसको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरतने की कोशिश की है। और जब से मैं पढ़ रहा था और देख रहा हूँ, जब से बिहार में वो सरकार में है या जब से पॉलिटिकल लाइफ है, मुझे ये महसूस हुआ कि लोकतंत्र क्या होता है उसको अगर कोई समझना चाहे तो श्री नीतीश कुमार जी से समझ सकता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज मुल्क में जमहूरियत को बहुत ज़्यादा ख़तरा पैदा हो गया। मैं इस बजट सेशन में बोलते वक्त ये देखना ज़रूरी है कि बिहार में जो बजट सेशन है कितने दिनों का है और आपके बगल की जो रियासतें हैं, दूसरे राज्य हैं, वो लोग क्या इस डेमोक्रेटिक सेटअप में यकीन रखते हैं या नहीं रखते हैं। मोहतरम चेयरमैन साहब, आपको सुन के ये हैरत होगी कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो बड़े बड़े दावा करती हैं, उनकी जो सरकारें हैं दूसरी रियासतों में, वहाँ इस सेशन वेशन की कोई अहमियत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश को ले लें, पता ये चलेगा कि 7-8 दिन में बजट सेशन ख़त्म कर दिया जा रहा है। हरियाणा को ले लें तो 1 हफ्ते से ज़्यादा बजट सेशन चलता नहीं है। आप मध्य प्रदेश को ले सभापति महोदय, तो मैं तो देख के मैंने हैरत होती है कि लोकतंत्र को इन लोगों ने एक साधन बनाया है सिर्फ सत्ता हासिल करने का। इनका जमहूरियत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई यकीन नहीं है और ये सिर्फ डेमोक्रेटिक तरीके से जीतना जानते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी को अपनी ज़िंदगी में बरतना या अपने काम में बरतना इनको आता नहीं है। आपको ये सुन के हैरत होगी कि जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, उन्होंने जो डेमोक्रेटिक ग्रेडिंग की है इंडिया की, काफ़ी नीचे डाउन कर दिया। यानी फ्रीडम हाउस वाशिंगटन डीसी की एक एजेंसी है, इंडिया की भी बात करेंगे, उसने ये कहा कि अब इंडिया में पार्शियल डेमोक्रेसी रह गई, पूरी डेमोक्रेसी नहीं है। एक स्वीडन की एजेंसी है साहब, वो तकरीबन बंद कर दीजिए, स्वीडन की एजेंसी है वीडेन, वो जो 202 कंट्रीज में डेमोक्रेसी पे पूरा सर्वे करवाती है और पिछले 200 बरस से वो एजेंसी काम कर रही है। उसने ये कहा कि ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई। आप यानी तानाशाह बने हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। आपको ये भी एक एजेंसी है द इकोनॉमिस्ट, वही मैं बताने जा रहा हूं संजय जी, वही बताने जा रहा हूं। एक द इकोनॉमिस्ट एक पत्रिका है, उसने ये कहा कि ये फ्लॉट डेमोक्रेसी हो गई है, चूचू का मुरब्बा, जहां डेमोक्रेसी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए अपनाया जाता है। मैं वही बता रहा हूं कि बिहार
बिहार में जो डेमोक्रेसी है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह डेमोक्रेसी को साधन बनाया सत्ता हासिल करने के लिए, उसने इंटरनेशनल लेवल पे देश की इमेज कैसे खराब की है। इन एजेंसियों के बारे में मैंने बताया आपको। माननीय सभापति महोदय, ये सुन के हैरत होगी कि बाहर की एजेंसियां जब कुछ कहती हैं तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि बाहर के लोगों की बात मत मानो। आपको याद होगा 13 जनवरी 2018 पहली मर्तबा देश के इतिहास में, मुल्क की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस निकले और उन्होंने क्या कहा? कभी ऐसा हुआ था क्या? ये कहा कि अदालतों को इंप्रेस करने की, सरपास करने की कोशिश हो रही है, करप्शन के जरिए अदालती कार्रवाई को रोकने की कोशिश हो रही है। ये जुडिशियरी क्या है? कभी ऐसा हुआ था क्या 70 वर्षों में कि ऐसा कहा गया हो? 4 जजेस मिलते हैं और क्या क्या कह रहे हैं। आपने देखिए, मैं ये जी नहीं, मैं डेमोक्रेसी में जिस डेमोक्रेसी ने हमको ये राइट दी इस हाउस में बात करने का, नहीं, मैं उस पर बोल रहा हूं कि जो राइट दिया उसमें तो बात करनी पड़ेगी। नहीं, ठीक है, आप आसन की तरफ देखें माननीय सदस्य। तो डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि बिहार की डेमोक्रेसी देखिए सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। नवंबर 2016, माननीय चेयरमैन साहब, नवंबर 2016 में मुल्क में 2 वाकया हुआ, बड़ा वाकया। नवंबर 2016 में एक वाकया ये हुआ कि बिहार में शराबबंदी हुई, दूसरा वाकया ये हुआ कि मुल्क में नोटबंदी हुई। दोनों का तरीका देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार की डेमोक्रेसी क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को शराबबंदी लागू करनी थी तो उन्होंने दोनों हाउस को बुलाया, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया, दोनों हाउस के लोगों से कंसेंट लिया। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और शराबबंदी के लिए ये कदम उठाया नीतीश कुमार जी ने। और सुनिए, ये बात भी सुनिए, सिर्फ इसी पर नहीं रुके, 6 करोड़ लोग, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की मिसाल देखिए कि 6 करोड़ लोगों ने हाथ जोड़ करके ये साबित किया, ये कहा कि शराबबंदी होनी चाहिए। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। लेकिन उसी माननीय सभापति महोदय, उसी नवंबर 2016 में 8 नवंबर की तारीख याद कीजिए, ऐलान हुआ कि माननीय प्रधान सेवक महोदय, सुनिए, माननीय प्रधान सेवक महोदय कुछ कहने वाले हैं। 8 बजे रात को, 7 बजे मीडिया में खबर आई कि माननीय प्रधान सेवक जी आर्मी के तीनों हेड से मिल रहे हैं। हम लोग घबरा गए, क्या होने वाला क्या है। 8 बजे मीडिया पे प्रकट हुए माननीय प्रधान सेवक महोदय और उन्होंने क्या किया? नोट बंद किया जा रहा है। ये डेमोक्रेसी नहीं है, इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, जो जिस साधन से आप सत्ता पे क्या माने। आपने नोटबंदी किस लिए की थी? माननीय सभापति महोदय, नोटबंदी किस लिए की? ताकि लोगों का फायदा। मुझे आपकी नीयत पे शुबा नहीं है, लेकिन जो काम करने का तरीका है उस पे शुबा है। सुनिए सभापति महोदय, मैं दूसरा वाक्य बताता हूं। ये लोग, माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा वाक्य। माननीय सदस्य इधर देखें जी, उधर ही देख रहे हैं। और अपने को आप विषय पर केंद्रित करें। माननीय जी, विषय पे ही सर, जो विषय पे ही आ रहा हूं सर, विषय पे ही आ रहा हूं, नहीं उसी पे आ रहा हूं। मैं एक दूसरा वाक्य बताता हूं। देखिए, ये जरूरी है, देश के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ये लोग नहीं मानेंगे। आपको मैं बताऊं सभापति महोदय, दुनिया में जितने कट्टर और मुल्कों को बर्बाद करने वाले लोग आए हैं, उन्होंने तो या तो धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा लगाया। आप जर्मनी की नाजी पार्टी को देख लीजिए, धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा लगा करके। आप सुनिए, आप इटली की मुसोलिनी को देख लीजिए, उन्होंने भी धार्मिक राष्ट्रवाद का नारा लगा करके ये जो सुनने को तैयार नहीं है सभापति महोदय। कृपया सभापति महोदय,
माननीय सदस्य कृपया शांत रहें। ठीक, बहुत धन्यवाद आपको। आपने ठीक ही कहा कि जनतंत्र सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं जी, बल्कि राज्य को चलाने के लिए है। जी, बिल्कुल। अब विषय जो है आपका महत्वपूर्ण विषय है अल्पसंख्यक कल्याण, उस पर अपना सुझाव डालें। सर उसी पे तो मैं आ रहा हूं। सर एक बात और सुन लीजिए माननीय सभापति महोदय। अब अल्पसंख्यक कल्याण पर अपना विचार व्यक्त करें। मैं उसी पे आ रहा हूं। एक बात और कहने दीजिए मुझे, चूंकि पूरी डेमोक्रेसी को खतरा लायक हो गया है। मैंने शराबबंदी की आपको मिसाल दी, एक जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली दो। नहीं, सुनिए, फैज अहमद फैज का एक शेर सुन लीजिए। निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे ए वतन के जहां, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। ये समझ में नहीं आया होगा। राजस्थान का एक बहुत मशहूर कहावत है राजस्थान की। कहते हैं कि पंडित जी का कहना है इसी गांव में रहना है, बिल्ली ले गई ऊंट को हाजी हाजी कहना है। ये इस टाइप की डेमोक्रेसी चाहते हैं मानिए। क्या हम जो कहें, देखिए अभी क्या कह रहे हैं आप, क्या जबानों पे तालाबंदी लगा देंगे? बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं अब कंक्लूड करें माननीय सदस्य जी, समय पूरा हो रहा है, कृपया कंक्लूड करें। सर अभी तो बात ही नहीं, अभी तो शुरू किया, इन्होंने फंसा दिया। में और विभाग है, उद्योग पे चर्चा है, लेकिन टूरिज्म भी है और अल्पसंख्यक कल्याण भी है, और अल्पसंख्यक मंत्री भी बैठे हैं। इधर उधर की तो बात हो रही है, अल्पसंख्यक मंत्री ने जो काम किया, दो शब्द दो अल्फाज उनके लिए भी कह दीजिए। बहुत अच्छा शाहनवाज भाई, बहुत अच्छे हैं। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, उस पर बात आएगी। मैं अल्पसंख्यक, अब कंक्लूड करें माननीय सदस्य, कृपया कंक्लूड करें। मैं अल्पसंख्यक कल्याण पे हुजूर बोलने दीजिए, मुझे बोलने ही नहीं दिया ठीक जा है। रहा है। देख रहे हैं कि ये ऐसे थोड़ी होगा। अल्पसंख्यक कल्याण पे बात करनी बहुत जरूरी है। हाँ ठीक। मैं बिहार गवर्नमेंट ने बिहार, चलिए इसी में बात करते, छोड़ दीजिए, आप लोग बहुत तकलीफ हो रही है। कि अपने मंत्री बोलने के लिए जब तक मुख्यमंत्री थे खाली बड़ाई कर रहे थे, अब बोलेंगे। देखिए हम बड़ाई की, हमने फैक्ट बताया। ठीक है। देखिए नीतीश, देखिए कभी एक इधर मार देना है, एक किक इधर मार देना है। मतलब भाई अगर कोई हो सदन में तो भाई निर्दलीय ही जीत के आए भैया की तरह। प्रणाम भैया। बस की बात नहीं है, निर्दलीय आना सबकी बात की बात नहीं है। आजून हम तो गए थे इनके यहाँ, लेकिन कारण क्या था जरा पूछना लीजिए इन्हीं से। सच बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। बहुत चलिए मोहतरम चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, चूंकि अकलियतों के बजट की बात है, आज उसका बात अल्पसंख्यक कल्याण के संदर्भ में बोल रहे हैं। जी बस उसी में बोल रहे हैं सर। तो बजट जो पेश हुआ है, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी शुरू से ये चाहते हैं कि इंसाफ के साथ तरक्की हो, सभी तबकों की तरक्की हो, और उन्होंने पहले भी बजट दिया। लेकिन एक बात सुननी बहुत ज़रूरी है चेयरमैन साहब, कि जहां हर तबके का बजट बढ़ रहा है, पहली मर्तबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट आया उसमें अकलियतों का बजट 38% कम कर दिया गया है। पिछले साल 2022-23 में जो बजट 5,000 करोड़ का था, हुकूमत हिंद ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका 38% कम करके 3,000 बजट कर दिया है। मैं चेयरमैन साहब आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि देश के बौद्धों ने, देश के सिखों ने, देश के पारसियों ने, देश के जैनियों ने, देश के मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आपने 38% बजट कम कर दिया?
माननीय सभापति महोदय, ये लोग, इन लोगों को मुल्क की अकलियतों से शदीद नफरत है। ये नहीं चाहते, ये बात करने को तैयार नहीं। आपने देखा कि इनके कई लोग खड़े हुए, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं है। सभापति महोदय, ये दर्द है, इसको सुनना चाहिए। नहीं, ये सुनने को तैयार नहीं इस बात को कि अकलियतों का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्यों कम किया। और आपको ये हैरत होगी सुन करके, इस पे भी इनको बहुत तकलीफ होगी कि जहां वो मुल्क की अकलियतों का बजट कम कर रहे हैं, वहीं वो बाहर के लोगों पे मेहरबानी कर रहे हैं। ये बिहार हिंदुस्तान के बोधों को पैसा नहीं देंगे, लेकिन भूटान के लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपया कर दिया। हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैसा नहीं देने, इन्होंने अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए कर दिया। मैं ये कह रहा हूं चेयरमैन साहब, मैं चेयरमैन साहब ये कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट जो आया है, मरकजी हुकूमत का जो बजट आया, मुसलमानों से जो नफरत है, एक बात सुन ली जाए, किसी को ये कोई कैसे बताए, किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तान में कभी भी फूल यकरंगी नहीं होते। किसी को ये कोई कैसे बताए, गुलिस्तान में कभी भी फूल यकरंगी नहीं होते। कि जिसने बाग को यकरंगी बनाना चाहा था, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। ये लहरें रोकी जाती हैं, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। सुन लीजिए, हवाएं सुन लीजिए अब चेयरमैन साहब, हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसों को बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। आप अकलियतों का बजट काट करके, उन पे मजालिम करके, और ये आंसू बहाएंगे कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, और अंदर से बजट काट देंगे। ये जाएंगे सऊदी अरब तो मस्जिद का फोटो लेके जाएंगे, बजट काट देंगे। मैं जमा भाई साहब यहाँ बैठे हैं, और सभी जो डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, इनका जो 632 करोड़ का बजट आया है, मैं शुक्रगुजार हूँ सरकार का और फाइनेंस मिनिस्टर का कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया कम से कम इस साल बढ़ाया है। पहले 500 करोड़ था, इस साल 632 करोड़ के करीब बजट आया है। ये तो बहुत और जमा भाई का भी शुक्रगुजार, बहुत काम किया है। ये आपस में हम लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो मैं इस बजट की मुकम्मल तायीद करता हूं, और मेरी जबान रोकी जा रही है, तालाबंदी की जा रही है, मैं ये देख रहा हूं, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी लोग हैं, नीतीश कुमार के लोग हैं, बढ़ते रहेंगे, कटते रहेंगे। बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।